अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू डे 2 फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस वर्कशॉप। आज के सेशन में हम इंटरनल कंट्रोल्स को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी प्रैक्टिस इसकी हमने पहले भी कर ली थी और इंशाल्लाह आज और डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ रिवीजन भी इसका करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं फिर हम इंटरनल कंट्रोल्स में। सबसे पहले तो ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि इंटरनल कंट्रोल्स है क्या। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। शुरू से हम जरा इसको स्टार्ट करते हैं। शुरू से आप लेके चले कि भाई जब ऑडिटर अपॉइंट होता है, कंपनी जब ऑडिटर को बुलाती है, पैसा किसका है भाई? शेयर होल्डर्स का पैसा है। ठीक है, चला रहे होते डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को अश्योरिटी चाहिए होती है, उसके लिए वो बुलाते हैं ऑडिटर्स को। ठीक है जी, क्या आप लोग आए और अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू हमें दें। तो ऑडिटर भाई आ जाते हैं, ठीक है, और सारा अपना प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑडिट कहते हैं। पूरा ऑडिट करने के बाद एक अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है जी, ये प्रोसेस होता है, हमें पता है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। उसके दौरान ही जब प्लानिंग स्टेज हो रही होती है, उसी वक्त ऑडिटर रिस्क असेसमेंट कर रहा होता है। ठीक है जी, रिस्क असेसमेंट कर रहा होता है। रिस्क की एरियाज जो होते हैं, ऑडिट के जो की एरियाज होते हैं, जहां पर ज्यादा रिस्क होने के चांसेस होते हैं, मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो एरियाज आइडेंटिफाई करता है। ठीक है जी, फिर बैठता है मीटिंग में क्लाइंट के साथ, सर हमने ये प्रोसीजर्स करने, ये एरिया आपके रिस्की हैं, तो इन एरियाज पे हम जो है ये प्रोसीजर्स करेंगे, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी, अपनी चीज़ें डिस्कस करता है। तो सामने से उसके पास लाजमी एक जवाब ज़रूर आता है कि सर इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास कंट्रोल्स हैं जो इनको प्रिवेंट करते हैं, जो इन सारे मसलों को प्रिवेंट करते हैं। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये समझ में आती है कि कंपनी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल्स की इंटेग्रिटी को मजबूत करने के लिए, उसकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए बनाए जाते हैं। और ये सिर्फ फाइनेंशियल्स की हद तक महदूद नहीं होते, पूरे एक स्ट्रक्चर की बैकबोन बनाने के लिए, पूरे एक स्ट्रक्चर को एक एफिशिएंट बनाने के लिए, आपके पास ऑपरेशन एफिशिएंसी हो, हर चीज़ों, उसके सब चीज़ों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिसका नाम होता है इंटरनल कंट्रोल्स। क्या है भाई? जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल्स। मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत कंपनी ऑपरेट करती है कि भाई फला काम ये बंदा करेगा, इसके ऊपर इसका अप्रूवल चाहिए होगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें जो है सिस्टमाइज तरीके से चलती रहे। ठीक है जी, कहीं कोई मिसहैप ना हो, हर चीज़ स्मूथ चले। मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है, आपकी जो कंपनी है, बिल्कुल विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी फॉल्ट स्मूथली चलती रहे। ये मकसद होता है इंटरनल कंट्रोल्स का, ये मकसद होता है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ठीक है जी, ये मकसद होता है इन सारे प्रोसीजर्स का। अब मैनेजमेंट ये कह देती है कि भाई हमारे पास जो है ये कंट्रोल्स हैं। ऑडिटर कहता है भाई वेरी गुड, पेपर पे तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम आपकी बात ऐसे नहीं मानेंगे, हम आपकी बात ऐसे नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे भाई? हम करेंगे इन कंट्रोल्स का टेस्ट, जिसे कहा जाता है इफेक्टिवली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है जी, इंटरनल कंट्रोल्स तक बात समझ में आ गई क्या होता है, अब किस तरीके के कंट्रोल्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं, फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, यहां तक कोई सवाल किसी का? जी भाई चले आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा जी, तीन टाइप के हमारे पास, एक तीन हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं कंट्रोल्स को। सबसे पहला है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या है कि भाई चीज़ों को, रिस्क को असेस करके हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कि भाई यहाँ पर इशू हो सकता है, हम पहले यहाँ पे मोहतात रहें, पहले से ही यहाँ पर हम कंट्रोल्स लगा दें, रूल्स लगा दें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, ताकि चीज़ें बिगड़े ना। बच्चे कहते हैं सर एग्जाम्पल दें। सर आपका कैश बेस्ड काम है, सी आपका कैश बेस्ड काम है, रोज बरोज कैश की कलेक्शन होती है, आपका एक कैश रूम बना हुआ है। तो सर जहां कैश रूम बना हुआ है, जहां कैश का ताल्लुक है, वहां पर आपको उसकी सेफ्टी इंश्योर करना जरूरी है। चोरी का खतरा रहता है, डकैत ना आ जाए, लूट के ना ले जाए, भाई पैसा जाएगा सारा। तो वहां पर जो आप कंट्रोल्स लगाएंगे, कंट्रोल जैसे वहां पर सेफ लगा दी, कैमरास लगा दिए, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, मतलब सिर्फ ऑथोराइज बंदे ही वहां उस कैश रूम तक जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा, गार्ड्स बैठे हुए हैं बाहर। ठीक है जी, बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू एंट्री हो रही है। ये आपने मौके की मुनासबत से पहले से ही असेस करके जो कंट्रोल लगा दिए भाई, वो क्या है? वो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है कि कोई हादसा होने से पहले, कोई मिसहैप होने से पहले जो कंट्रोल्स लगा दी जाएं, उसे कहा जाता है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। ठीक है जी, सेकंड टाइप पे आए, डिटेक्शन कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स। ये क्या होते हैं कि भाई चीजें चल रही हैं, सिस्टम ऑपरेशनल है, लेकिन उसमें से ढूंढ के हम कुछ ऐसे कंट्रोल्स लगाते हैं कि भाई अगर उसमें भी कुछ मिसहैप हो रहा है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको हम पूरा करें, उसको ठीक करें। अगर कुछ मसला है तो उसको हम सॉर्ट करें। तो बच्चा कहता है कि सर इसकी एग्जाम्पल क्या होगी?
सर सबसे बड़ी एग्जांपल होती है वेरिएंस एनालिसिस। आप वेरिएंस निकालते हैं, कॉस्टिंग में सीखा होगा कि भाई हमने प्लान क्या किया था और एक्चुअली हुआ क्या, डिफरेंस क्यों आ रहा है, उस डिफरेंस को एनालाइज करते हैं, हम अपने सिस्टम को बेहतर करते हैं। ये एक है डिटेक्टिव कंट्रोल है। हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं कि सर इस साल में जो है हमने ये ट्रांजैक्शन की है, सारा आपका लेजर के साथ, सारा आपके रिकॉर्ड के साथ बैंक स्टेटमेंट मैच कर रही नहीं कर रही, अगर कुछ इसमें चीजें भूल रहे हैं हम, कुछ एरर्स इसमें हैं तो उसको सही करना है। ये क्या है बेटा, डिटेक्टिव कंट्रोल है। चीजें होने के साथ साथ आप उसको सही भी करते जा रहे हैं। ये क्या हो गया बेटा, डिटेक्टिव कंट्रोल हो गया। तीसरा होता है भाई करेक्टिव कंट्रोल, कि जब हादसा हो गया, कोई चीज मिसहैप हो गई, अब उसके बाद उसको किस तरह ठीक करना है कि आगे दोबारा ऐसी गलतियां हमसे ना हो, इससे हम सबक लें और इसको हम चेंज करें, हम अपने आप को करेक्ट करें, अपनी इस्लाह करें। वो होते हैं करेक्टिव कंट्रोल्स। इसकी एग्जांपल क्या होगी कि सर यार हमारा एक रूम था, रिकॉर्ड रूम था, वहां पर आग लग गई, जहां सारी हमने अपने डेटा स्टोर किया हुआ था, फाइल स्टोर थी, अकाउंटिंग डेटा था, एम्प्लॉयज का डेटा था, सारा डेटा था। अब वो फाइल के तौर पे सेव किया हुआ था, वहां पर लग गई आग, सारा डेटा जल गया। तो सर करेक्टिव एक्शन इसका क्या होगा कि भाई सारा डेटा पेपर पे तो है, चलिए आपको फाइल्स मेंटेन करने का शौक है, आप मेंटेन करें, लेकिन कहीं इसको एक सिस्टम पे आप बैकअप तो करें, कहीं सिस्टम पे बैकअप करें। आपका एक सर्वर रूम है जहां पर आपका डिजिटल स्टोरेज है, उसमें कोई हादसा हो गया, तो सर जो आपका सर्वर रूम था, जहां पर आपका सर्वर पड़ा हुआ था, जहां पर डेटा स्टोर हो रहा था, उसको आपने बैकअप किया। करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि उसका भी बैकअप करें। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, डिटेक्टिव कंट्रोल बेटा जो साथ साथ चीजें चल रही है, एरर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको कहा जाता है डिटेक्टिव कंट्रोल। जैसे बैंक रिकंसिलेशन की मैंने एग्जांपल दी। बैंक रिकंसिलेशन में क्या होता है कि भाई जो चीजें आपके पास इन केस अगर मिस हो गई हैं कि यार एक चेक आपके पास से निकला था लेकिन आपके सिस्टम में उसकी एंट्री नहीं थी, कोई चीज आपके पास पेमेंट इन हुई थी लेकिन आपका सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, किसी क्लाइंट ने डायरेक्ट पेमेंट करा दी थी, आपके सिस्टम में उसकी एंट्री नहीं थी, तो ये फ्लॉ है सिस्टम का। इसको हम एक कंट्रोल लगाते हैं बैंक रिकंसिलेशन, उसके थ्रू हम सही करते हैं। तो जो एरर्स आपके साथ ऑन गोइंग एरर्स हैं, ऑन गोइंग जो चीजें सही करनी होती हैं, वो डिटेक्टिव कंट्रोल्स के साथ सेट होती हैं कि चीजें आ रही हैं, चीजें साथ साथ इंप्रूवमेंट हो रही हैं, चीजें साथ साथ बेहतर हो रही हैं, ऑन गोइंग है। कैमरा सर्वेलेंस है, बिल्कुल, क्या चीजों को हम साथ साथ देख रहे हैं, वहां हमें ब्लैंक स्पॉट नजर आ रहा है कि यार जिस एरिया में मेंटेनेंस होनी चाहिए, कवरेज होनी चाहिए, वहां पर कैमरा नहीं पहुंच रहा, हम उसको सेट करें। बिल्कुल हो सकता है। जी नहीं भाई, क्लियर है अभी? है दोनों हो सकता है बेटा, कैमरा प्रिवेंटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मिसहैप है, यहाँ पर ये चीज करेक्ट होनी चाहिए, कैमरा। अच्छा एग्जाम्पल ले लो भाई, आपने सेफ रूम में कैमरा लगाया हुआ है, सेफ रूम में आपने कैमरा लगाया हुआ है कि भाई हमने प्रिवेंटिव कंट्रोल कर लिया, हमने जो है कैमरा लगा लिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, लेकिन वो कैमरा इस एंगल पे लगा हुआ है कि वो सेफ को पूरी तरह कवर ही नहीं कर रहा, सेफ के एंट्रेंस को कवर ही नहीं कर रहा, तो वो कैमरा किस काम का? उसको आपने आइडेंटिफाई करके इसका एंगल सही किया, देन इट इज डिटेक्टिव कंट्रोल, कि आपने सही वक्त पर चीजों को आइडेंटिफाई करके उसको सही कर दिया। ठीक है जी, कंट्रोल्स का होना अलग बात है, कंट्रोल्स का इफेक्टिव होना दूसरी बात है। ठीक है भाई, चले जी आगे आते हैं भाई। अच्छा, दो और तरीकों से इसको ब्रेक डाउन किया जाता है कंट्रोल्स को। एक होता है बेटा डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट क्या, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप लोग इसकी एग्जांपल दें मुझे, डायरेक्ट कंट्रोल क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या होगा, अपने माइंड से कुछ एग्जांपल दें मुझे। जी बेटा टाइप करके बताया जरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या हो सकते हैं, अपने लफ्जों में मुझे समझाएं। बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल है, वो तो आपने सामने से देख लिया ना, जो सामने मौजूद नहीं है वो बताएं। बिल्कुल हारिस, बिल्कुल सही है। देखिए, जिस कंट्रोल का ताल्लुक सीधा आपकी फाइनेंशियल्स की इंटेग्रिटी से है, जो सीधा फाइनेंशियल्स को सपोर्ट करेंगे, वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल है। जैसा कि जैन ने एग्जांपल दी, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। भाई एसेट्स आपके कहाँ लिस्ट डाउन होते हैं? फाइनेंशियल्स में लिस्ट डाउन होते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में शो हो रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, इस पर आपने कंट्रोल्स लगाए हुए, डायरेक्ट कंट्रोल है। आपके रिसीवेबल्स सही टाइम पे जो है रिकॉर्ड हो रहे हो, अपडेट हो रहे हो, आपके एसेट्स सही टाइम पे रिकॉग्नाइज हो रहे हो, ठीक है, आप रेवेन्यू सही टाइम पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ये सारी किसकी एग्जांपल है बेटा? डायरेक्ट कंट्रोल्स की, कि सारी चीजें ये प्रॉपर हो, ऐसे कंट्रोल्स लगाए जाएं जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस को एफिशिएंट बना रहे हो, वो डायरेक्ट कंट्रोल्स है। और इनडायरेक्ट कंट्रोल्स वो होते हैं बेटा जो कि डायरेक्ट कंट्रोल्स को सपोर्ट करेंगे, पूरे एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल आप सपोर्ट करेंगे, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल्स होते हैं। जैसे जनरली फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर आपका पासवर्ड होना इनडायरेक्ट कंट्रोल है, लेकिन कोई फाइनेंस के सिस्टम को, अकाउंटिंग के सिस्टम को हर यूजर अलग अलग जो है एक्सेस कर रहा होता है, वो जो यूजर का एक्सेस होगा वो डायरेक्ट कंट्रोल होगा।
बात क्लियर है? ठीक है जी, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई चीज इसमें नई नहीं है, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा ही है, पढ़ चुके हैं पहले। चले आगे आते हैं। अच्छा जी, $1,000,000 क्वेश्चन अब कि यार सर ये कंट्रोल्स के सवाल इंटरनल कंट्रोल्स एग्जाम में किस तरह टेस्ट होता है। तो बेटा मल्टीपल तरीकों से टेस्ट हो रहा होता है, मल्टीपल तरीकों से टेस्ट होता है। या तो आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है, लंबा सा आपको सिनेरियो दे देंगे, ठीक है, और आपसे पूछेंगे कि भाई यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल्स आप निकाल के दिखा दें हमें कि इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडी में डायरेक्ट कंट्रोल्स कौन से। तो 2-4 मार्क्स का इस तरह भी टेस्ट हो जाता है। या तो अल्टरनेटिवली आपसे कहा जाता है कि भाई ये कंपनी का सिनेरियो है, इसमें से आप कंट्रोल डेफिशिएंसीज निकालें और रिकमेंडेशन दें, ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो हो गया। तीसरा सिनेरियो आपसे कहा जाता है कि भाई कंट्रोल्स आप आइडेंटिफाई करें, रिकमेंडेशन की जगह सीधा आपसे कहता है कि यार इन कंट्रोल्स को आप टेस्ट किस तरह करेंगे, सीधा वो बता दें, ठीक है। तीसरा सिनेरियो ये हो गया। चौथा और सबसे मुश्किल सिनेरियो क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, उसके बाद आपसे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आप डेफिशिएंसी भी निकालें और उन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, कम करने के लिए आप जो है कंट्रोल्स रेकमेंड करें, ठीक है जी, कंट्रोल्स रेकमेंड करें। उसके बाद जो आपने कंट्रोल्स रेकमेंड किए हैं, अगर कंपनी उसको इंप्लीमेंट कर देती है तो फिर आप उसको टेस्ट किस तरह करेंगे, वो टीओसी भी बताएं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बताएं। तो तीनों चीजें आपसे एक साथ पूछ लेते हैं, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो होता है। तो अगर आपसे ऊपर के 3 सिनेरियो पूछे तो मतलब आपका काम आसान है, लेकिन तीसरा सिनेरियो, चौथा सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया, वो सिनेरियो आ जाए तो सबसे ज्यादा मुश्किल सिचुएशन वही आती है जब आपसे डेफिशिएंसी भी पूछ रहा हो, जब आपसे वो रिकमेंडेशन भी मांग रहा हो, और उसके बाद कह रहा हो कि भाई जो आपने रिकमेंडेशन दी कंपनी अगर सुन लेती है तो आप उन एरियाज को टेस्ट किस तरह करेंगे एज एन ऑडिटर। तो तीनों चीजें एक ही सवाल में आपसे पूछता है। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो यही है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? सर जी जो बेचारा सिर्फ 4 सिनेरियो की तैयारी करके बैठा है उसका क्या? 4 समझा नहीं मैं बात आपकी, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, जो 4 सिनेरियो हमने जो किया है कि कंट्रोल्स भी लिखें, रिकमेंडेशन भी लिखें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी लिखें, तो अगर आपने इस सिनेरियो की प्रैक्टिस की तो बाकी सारे ऊपर के सिनेरियो की प्रैक्टिस तो आपकी ऑलरेडी हो गई ना बेटा। अगर आपसे पूछ ले कि भाई डायरेक्ट कंट्रोल्स निकाल के बताएं, तो आपको कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करना आते हैं। जो भी कंट्रोल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस पे अप्लाई हो रहे हो वो डायरेक्ट कंट्रोल्स हैं, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ कंट्रोल डेफिशिएंसी पूछे कि सर डेफिशिएंसी बताएं, डेफिशिएंसी क्या है, और उसकी रिकमेंडेशन पूछे, तो ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं सिनेरियो 4 में, तो आप सिर्फ वो कर देंगे। अगर आपसे सिर्फ कंट्रोल पूछे और टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछे तो वो पार्ट भी आपने सिनेरियो 4 में कवर कर लिया ना यार, तो मुश्किल क्या है। तो अगर आपने सिनेरियो 4 की तैयारी की है तो बाकी सारी चीजें ऑलरेडी आपकी कवर हो रही हैं, तो टेंशन क्या है इसमें। चले थोड़ा सा और आगे आते हैं बेटा। हमने जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का हमने देखा था कि यार टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते किस तरीके से ऑडिटर, ठीक है। सिंपल हमसे कहा जाता है कि भाई जो रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं, सवालों में जो रिकमेंडेशन आपने दी है उसको आप टेस्ट किस तरह करेंगे। तो हम टेस्ट किस तरह करते हैं बेटा, आपको याद होगा हमने सबसे अपने पहले या दूसरे लेक्चर्स में कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़े थे जिसे हम कायरो वाले प्रोसीजर्स कहते हैं। तो बेटा जब उन्हीं प्रोसीजर्स को स्पेसिफिकली, उनमें से कुछ प्रोसीजर्स को हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में इंप्लीमेंट करते हैं, यहां अप्लाई करते हैं, तो वो टीओसी बन जाता है। और उन्हीं में से कुछ प्रोसीजर्स को हम सब्सटेंटिव में वहां पे अप्लाई करते हैं, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के टेस्ट बन जाते हैं वो। तो प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसीजर्स वाले ही होते हैं। स्पेसिफिकली ये 4 सिनेरियो आपके हमेशा काम आएंगे। ये 4 जो है हमारे पास प्रोसीजर्स, यही हमारे पास काम आएंगे। पहला कौन सा है बेटा? इंक्वायरी। सही बंदे से सही सवाल करना, सही बंदे से इंक्वायर करना, सही बंदे से सवाल करना कि भाई आप लोग किस तरह कर रहे हैं। इंक्वायर करें टीम से, इंक्वायर करें मैनेजमेंट से कि ये काम हो रहा है नहीं हो रहा, जो हमने रिकमेंडेशन दी थी क्या आप इसमें इंप्लीमेंट किया, कंफर्म करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। दूसरा, खुद ऑब्जर्व करें कि भाई हमने तो ये रिकमेंडेशन दिया था, हमने रिकमेंड किया था कि भाई ये काम जो है एक बंदे की जगह 2 बंदे करेंगे, सेग्रीगेशन होगी। तो जब वो इन्वेंट्री काउंट, सपोज करें इन्वेंट्री काउंट की हमने एग्जांपल दी है, रिकमेंडेशन दी है कि इन्वेंट्री काउंट जो है एक बंदा काउंट कर रहा होगा, दूसरा बंदा रिकाउंट करेगा, ये हमने रिकमेंडेशन दिया है। तो इसको हम टेस्ट किस तरह करेंगे? जब वो प्रोसीजर चल रहा होगा हम जाकर वहां पर क्या कर लेंगे भाई, ऑब्जर्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे भाई, ऑब्जर्व करेंगे क्या ये काम हो रहा है। और ये कायरो वाले प्रोसीजर्स में से आ रहे हैं चारों, ये मोस्ट कॉमनली टेस्ट ऑफ कंट्रोल में यही यूज होते हैं। आप ऑब्जर्व कर लेंगे। तीसरा क्या करेंगे भाई, आप इंस्पेक्ट कर लेंगे। क्या चीज इंस्पेक्ट करेंगे? डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे
कि हमने रिकमेंडेशन दिया था कि भाई इस काम को एक जूनियर बंदा करेगा और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल उसको चेक करके रीचेक करके साइन करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं फॉर सिग्नेचर्स। क्या दो बंदों ने साइन किया है? किया है, तो बिल्कुल आपका कंट्रोल जो है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है। आपका रिकमेंडेशन जो है यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है कि दो बंदे साइन कर रहे हैं यहाँ पर, दो एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा इसको चेक कर रहा है। चौथा क्या है बेटा, रीपरफॉर्मेंस। खुद करके देख लें, क्या आपका काम, आपकी चीजें और जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो चीजें मैच कर रही या नहीं कर रही। रीपरफॉर्म करके देख लें, वॉक थ्रू करके देख लें। वॉक थ्रू करके देख लें। वॉक थ्रू किस तरह करेंगे? मैनेजमेंट आपसे कहती है कि हमने ऐसा कंट्रोल लगाया हुआ है कि भाई कोई जूनियर क्लर्क जो है पेरोल की मास्टर फाइल में एडिट नहीं कर सकता, अपनी चीजें एडिट नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, उसको अप्रूवल चाहिए होगा। तो भाई आप लॉग इन करें सिस्टम में, रीपरफॉर्म करके देखें, जूनियर क्लर्क की आईडी से साइन इन करके देखें, क्या आप पेरोल की मास्टर फाइल में चेंजेस कर पा रहे हैं विदाउट अप्रूवल। अगर कर पा रहे हैं तो मतलब कंट्रोल्स इनफेक्टिव है, और नहीं कर पा रहे, वो अप्रूवल पे जा रहा है, तो कंट्रोल्स आपके इफेक्टिव है। तो इवेंचुअली आपका मेजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इन्हीं 4 प्रोसीजर्स में कवर हो जाता है। इन्हीं 4 प्रोसीजर्स में कवर हो जाता है। बात क्लियर है जी भाई? अच्छा जी, हमने सारा देख लिया, हमने इंटरनल कंट्रोल्स देख लिया जी, देख लिया भाई। उसके फंक्शंस देख लिए, बेसिक फंक्शंस देख लिए, एग्जाम में किस तरह टेस्ट होता है ये देख लिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या प्रोसीजर्स लगते हैं ये देख लिया। लेकिन सर ये सारे प्रोसीजर्स लगाने किन सिस्टम पे होते हैं? सबसे ज्यादा टेस्टेड सिस्टम एग्जाम्स में कौन से हैं बेटा? 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 कौन से सिस्टम्स हैं जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट किए जाते हैं? सबसे पहला बेटा सेल्स सिस्टम। यहां पे फ्रीक्वेंटली हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में इसको टेस्ट किया जा रहा होता है, सेल्स कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है जी, सेल्स सिस्टम को जब आप सेल्स कर रहे होते हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर होता है, सेल्स को स्टार्ट करने से लेकर, मतलब सेल्स को इनिशिएट करने से लेकर जब कस्टमर्स को हैंड ओवर हो जाता है, डील पैसे आ जाते हैं, तो पूरा इस साइकिल में कुछ सिस्टम इंप्लीमेंट होता है। जो शुरू कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? या तो आपके पास कुछ एम्प्लॉयज हायर होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हायर किए हुए होते हैं आपने, जिससे ऑर्डर बुकर्स कहा जाता है। आम जबान में वो सेल्समैन होते हैं, ऑर्डर बुकर्स होते हैं। वो क्या करते हैं भाई, वो जगह जगह जाते हैं और आपके सामान की काउंसलिंग करते हैं कि सर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, हमारे पास ये चीजें हैं, तो क्या आपको चाहिए। आप एग्जाम्पल ले लें भाई, फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जाम्पल ले लें। फार्मास्यूटिकल्स के रैप्स जो होते हैं वो जगह जगह जाते हैं, वो डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं कि सर आप हमारी दवाई रिकमेंड करें। वो जाते हैं फार्मेसीज के पास। आपने देखा होगा ना, जब भी कोई अल्लाह ना करे किसी का अगर बहुत ज्यादा हॉस्पिटल आना जाना रहा होगा, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे होंगे, कुछ पैंट शर्ट पहन के हमेशा जो है ब्रीफ केस लेके लोग साथ खड़े होते हैं वहां पर, क्या डॉक्टर से मिलवा दो, वो नंबर भी नहीं लेते, ऐसे चले आते हैं। देखा है ना, ऐसा होता है ना। वो कौन होते हैं? वो बेटा होते हैं फार्मास्यूटिकल्स रैप होते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं बेटा, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, वो जाते हैं फार्मेसीज पे और ऑर्डर्स लिखवाते हैं कि भाई हमारे पास ये मेडिसिन हैं, इस कंपनी से हम आए हैं, तो क्या आपको कोई ऑर्डर है, कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको, हमारे पास ये चीज़ें दवाइयाँ हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, तो वो ऑर्डर्स आगे प्रोसेस करते हैं। उनका काम है सिर्फ ऑर्डर पकड़ के आगे देना। ठीक है जी, ऑर्डर पकड़ के वो सेल्स टीम को देते हैं, अपने सीनियर्स को देते हैं। फिर क्या होता है, फिर जहां से ऑर्डर आया है उनको गुड्स डिस्पैच होते हैं। गुड्स डिस्पैच हो जाए तो वेयर हाउस से एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसे हम कहते हैं GDN, गुड्स डिस्पैच नोट। वो जाता है भाई ऑर्डर वाली टीम के पास, जैसे यहाँ से ऑर्डर इनिशिएट हुआ है कि हाँ भाई हमने ये ऑर्डर दिया था आगे और ये आगे डिस्पैच हो चुका है। ठीक है जी, GDN कस्टमर के पास भी एक कॉपी उसकी जाती है, एक कॉपी वेयर हाउस के पास भी होती है, और एक कॉपी आपके पास ऑर्डर्स डिपार्टमेंट के पास, जिसने सेल्स किए इनिशिएट, सेल्स डिपार्टमेंट के पास भी होती है। उसके आगे जब गुड्स डिस्पैच हो जाते हैं, कस्टमर को रिसीव हो जाते हैं, उसके आगे फिर इनवॉइस जाती है। इनवॉइस रेज की जाती है कि भाई गुड्स ये डिस्पैच हो गए हैं, ये आ गया GDN आपका, इसके अगेंस्ट आप एक इनवॉइस रेज करें। ठीक है जी, और जो आपने चीज डिस्पैच की है उसको मैच किया जाता है इनवॉइस से कि भाई जो चीज हमने प्रोवाइड की है आगे, उसी को हम इनवॉइस कर रहे हैं, सिमिलर क्वांटिटी सिमिलर रेट्स लगा के हमने आगे इनवॉइस किया है। ठीक है जी, उसके बाद जब कस्टमर से पेमेंट आ जाती है, कस्टमर से जब पेमेंट आ जाती है तो हम उसको अपने पास इनपुट ले लेते हैं कि भाई हाँ पेमेंट भी हो गई, पूरा सेल्स हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, और ये करेक्ट पीरियड में होना जरूरी है, करेक्ट कट ऑफ में होना जरूरी है। ये पूरा एक सिस्टम्स होता है सेल्स का। अब यहाँ पे मसले क्या आते हैं बेटा, मसले क्या आते हैं? सेल्स ऑर्डर प्रोसेस किए हमने, वो सिक्वेंशियली नंबर्ड नहीं होते।
अक्सर सवालों में ये डेफिशिएंसी आती है कि भाई आपके यहाँ सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर बुकर्स जा रहे हैं, सेल्स पर्सन जा रहे हैं, उनके पास सेल्स ऑर्डर होते हैं लेकिन वो सिक्वेंशियली नंबर्ड नहीं है। इससे क्या होता है, ट्रैकिंग करना मुश्किल होती है। ट्रैकिंग करना मुश्किल होती है कि भाई कौन सा ऑर्डर फुलफिल हो गया, कौन सा नहीं हुआ। ठीक है जी, एक मसला आपके पास ये आता है यहाँ पर। दूसरा मसला, जीडीएन की सिर्फ एक ही कॉपी है, वो वेयर हाउस के पास जा रही है, वो अकाउंट्स के पास भी नहीं जा रही, वो ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट के पास भी नहीं जा रही। तो जहां पर जो बंदा सेल्स डिपार्टमेंट है जिसने ये ऑर्डर लाके दिया है, उसके पास क्लैरिटी नहीं होती कि भाई मैंने जो ऑर्डर लाके दिया था वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ। उसके पास कोई पता ही नहीं होता उसको कि भाई मेरा लाया हुआ ऑर्डर फुलफिल हुआ है नहीं हुआ। इनकेस अगर वो हो गया होता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नुकसान क्या है? नुकसान क्या है बेटा कि भाई आप एक जगह गए थे, वहां से आपने मेहनत करके किसी से ऑर्डर लिया, आपने आगे फॉरवर्ड किया और वो डिलीवरी नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। दूसरा, आपकी रेपुटेशन खराब हुई, आपका बिजनेस का नुकसान हुआ। तो ये भी एक डेफिशिएंसी अक्सर आपके सामने आती है। ठीक है जी, एक और डेफिशिएंसी यहां पर होती है जो कंटिन्यूसली रिपीट होती है। वो कौन सी है कि भाई आपके पास डीडीएन आ गई, गुड्स डिस्पैच हो गए, अब आपका जब सप्लाई भेज दिया, आपने गुड्स भेज दिए, उस टाइम फ्रेम में और इनवॉइस रेज होने के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा फर्क है। तो आपके रेवेन्यूज जो है वो लेट रिकग्नाइज हो रहे हैं, आपकी सेल्स इनवॉइसेस लेट बन रही है, जिस अकाउंटिंग पीरियड में बननी चाहिए थी उस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं बन रही। तो ये 3 मेजर टाइप के फ्लॉज आते हैं इस सिस्टम से जो फ्रीक्वेंटली टेस्ट किए जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोई मसला, किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो, पूरा प्रोसेस समझ में ना आया हो तो बताएं जी भाई, ऑल क्लियर है? तो ये छोटी सी एक समरी थी भाई सेल्स सिस्टम की, और ये फ्रीक्वेंटली हर दूसरे अटेम्प्ट में ये सिस्टम टेस्ट होता है। आप किट उठा के देख लें, इंटरनल कंट्रोल्स के सवाल उठा के देख लें, इवेंचुअली हर दूसरे तीसरे सवाल में सेल्स सिस्टम है आपके पास। ठीक है, तो एक करंट टॉपिक है, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी था। थोड़ा सा आए, हमारे पास 2 सिस्टम और है यहाँ पर, एक है परचेज सिस्टम, एक है पेरोल सिस्टम। ये भी एग्जामिनर के फेवरेट एरियाज है, यहाँ से हमेशा से सवाल आते रहे हैं हमारे पास। या एक ऐसा भी होता है कि एक आपके पास सवाल है, उसमें मल्टीपल एरियाज टेस्ट हो रहे होते हैं, उनमें से ये सवाल लाजमी होता है, ये सिस्टम लाजमी होते हैं। परचेज में मसला है, पेरोल में मसला है। ठीक है जी, तो एक एक करके इन सिस्टम्स को भी हम देखते हैं। हाँ जी, यहाँ सबसे पहले परचेज सिस्टम से। परचेज सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, इनिशिएट कहाँ से होता है? लेट्स से कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को किसी रॉ मटेरियल की जरूरत है, आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को किसी रॉ मटेरियल की जरूरत है। वो क्या करेंगे, वो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और आगे अप्रूवल के लिए भेजेंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट? परचेज रिक्विजिशन, कि सर हमें फला रॉ मटेरियल की जरूरत है, हमें फला इस आइटम की जरूरत है। वो अपने डिपार्टमेंट हेड को भेजेंगे। जो सिस्टम है, जो डिपार्टमेंट है जिसने रिक्विजिशन रेज की है, सबसे पहले वो अप्रूव कराता है अपने डिपार्टमेंट हेड से, वो उसको अप्रूव कर देता है, तो एक परचेज रिक्विजिशन फाइनल हो जाती है। फिर वो जाती है परचेज डिपार्टमेंट के पास, या जो भी डिपार्टमेंट, कोई और भी आप नाम उसके ले लें, परचेज डिपार्टमेंट के पास जाती है, रिक्विजिशन डिपार्टमेंट के पास चली जाती है वो। ठीक है जी, वो क्या रेज करते हैं, वो परचेज ऑर्डर रेज करते हैं किसके नाम पे? जो सप्लायर को वो समझते हैं कि भाई इसने हमें अच्छा कोटेशन दिया है, ये हमें अच्छे रेट दे रहा है, उसके नाम पे वो लोग ये परचेज ऑर्डर रेज कर देते हैं कि भाई हमें ये सामान चाहिए। पहले तो वो मार्केट से एस्टिमेट लेते हैं कि भाई हमें ये सामान अच्छी क्वालिटी का, अच्छे रेट्स पे, जो चीज़ हमें चाहिए, हमें जिस टाइम पे चाहिए, कौन डिलीवर कर रहा है, वो उसकी एक लिस्ट फाइनलाइज करते हैं। फिर सबसे कोटेशन लेते हैं, जिस कोटेशन को वो फाइनलाइज करते हैं उसके नाम पे एक परचेज ऑर्डर रेज हो जाता है, वो परचेज ऑर्डर उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास गुड्स रिसीव। जो आपने ऑर्डर दिया था वो आपके पास वेयर हाउस में आता है। जब वो वेयर हाउस में आता है, वेयर हाउस के असिस्टेंट होते हैं, वेयर हाउस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो उसको मैच करते हैं परचेज ऑर्डर से। आइडियली उनको मैच करना चाहिए परचेज ऑर्डर से कि भाई हमने ये क्वांटिटी ऑर्डर की थी, सही, ये क्वालिटी ऑर्डर की थी, तो क्या जो सामान हमारे पास आया है, जो हमने ऑर्डर किया था, क्या वो चीज़ें सेम हैं? अगर सेम होती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक GRN, गुड रिसीव नोट्स, जनरेट कर देते हैं। वो जाती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भी, वो जाती है परचेज डिपार्टमेंट के पास भी, और वो जाती है वेयर हाउस की अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स पे भी। तो 3 उसके डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक है जी, 3 कॉपीज होना जरूरी है उसके भी। चलिए जी, सामान हमारे पास आ गया, GRN चली गई पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो जो अकाउंट्स पेबल का क्लर्क होगा वो 3-वे मैचिंग करेगा कि हमने क्या ऑर्डर किया था, वो चेक करेगा परचेज ऑर्डर। ठीक है जी, हमारे पास क्या सामान आया, वो चेक करेगा GRN। तीसरा, हमें कितनी अमाउंट की इनवॉइस आई है,
तो क्या जो हमने ऑर्डर किया था वही चीज रिसीव हुई, और जो हमारे परचेज ऑर्डर पे अग्रीड रेट थे उसी के अगेंस्ट हमें सिमिलर रेट पे इनवॉइस आई है, इनवॉइस, जीआरएन और परचेज ऑर्डर, क्या ये तीनों चीजें मैच हो रही हैं? इसे कहते हैं थ्री वे मैचिंग। तो ये जब तीनों चीजें मैच हो जाती हैं तो आखिर में फिर पेमेंट की तरफ फाइनलाइजेशन होती है। पेमेंट भी सिर्फ एक बंदा अप्रूव नहीं कर सकता, जो अकाउंट्स पेबल का क्लर्क है वो पेमेंट अप्रूव नहीं करेगा, वो सिर्फ पेमेंट को जो है आगे फॉरवर्ड अथॉरिटी के पास भेजेगा। जो फाइनल अथॉरिटी होगी, सही है, जो फाइनेंस डायरेक्टर होगा, जो भी होगा, अकाउंट्स पेबल का हेड होगा, वो उसको फिर ऑथोराइज करके पेमेंट कंप्लीट करेगा। तो जो प्रोसेस शुरू हुआ एक मटेरियल की रिक्विजिशन से, वो एंड होता है भाई अकाउंट्स पेबल का जो लीड है, जो अकाउंट्स पेबल का सुपरवाइजर है, उसकी पेमेंट ऑथोराइजेशन पे। ये पूरा आपका सिस्टम होता है परचेज सिस्टम का। अब चले आते हैं इसके कॉमन एरियाज पे। ये कॉमन यहाँ पर डेफिशिएंसीज क्या निकलती हैं? परचेज रिक्विजिशन पे इन्वेंट्री के लेवल्स नहीं लिखे हुए होते, इन्वेंट्री के लेवल्स नहीं लिखे हुए होते। जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, जो रिक्विजिशन डिपार्टमेंट होता है, उसके पास भी अपनी वर्किंग होती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर गुड्स है, ये जब इस लेवल पे चला जाए तब हमने जो है इसको ऑर्डर करना है। अगर हमारे पास ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है कि अभी हम सस्टेन कर सकते हैं, हम दोबारा परचेज कर लेंगे इसको आगे, तो हमारा एक्सेसिव कैपिटल उस इन्वेंट्री में फंस जाएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर एक फ्लॉ ये होता है कि परचेज और एक्विजिशन पे प्रॉपर इन्वेंट्री लेवल्स नहीं लिखे हुए होते कि भाई करंट इन्वेंट्री लेवल्स इतने आ गए हैं, अब हमें जरूरत है आगे करने की, परचेज करने की। ठीक है, नंबर 1 ये फ्लॉ आता है आपके पास, रिपीटेडली आता है। सेकंड, परचेज एक्विजिशन जो है प्रॉपरली अप्रूव नहीं हो रही होती। कोई भी परचेज क्लर्क जो है इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, परचेज ऑर्डर रेज कर देता है, इसके अप्रूवल्स प्रॉपर नहीं होते मेंटेन। तीसरा, जिस तरह जीडीएन प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो रही होती, उस तरह जीआरएन भी प्रॉपर आपके पास हर डिपार्टमेंट में नहीं जा रही। मैंने आपको समझाया कि भाई 3 इसकी कॉपीज होना जरूरी है। जिसने ऑर्डर किया है, सामान जिसने मंगवाया है, उसके पास भी, उसको भी इंटीमेशन जाना चाहिए कि भाई हमारे पास ये सामान आ चुका है। ठीक है जी, वेयर हाउस के पास भी होना चाहिए, अकाउंट्स के पास भी होना चाहिए। 3 डिपार्टमेंट में ये कॉपीज नहीं जा रही जीआरएन की, तो भी एक फ्लॉ होता है। पेमेंट की जब बारी आती है तो जो परचेज क्लर्क, जो अकाउंट्स पेबल क्लर्क है, वो ही डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है, तो उस पर कोई अप्रूवल नहीं हो रहा। ये कॉमन इशू आता है। तो यहाँ पर ये 3-4 इश्यूज जो है वो कॉमन रहते हैं, जो आपके पास रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली टेस्ट किए जा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका परचेज सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा पेरोल सिस्टम पे। सबसे आसान सिस्टम है और बहुत ही आसानी से ये इसकी डेफिशिएंसीज का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला इसका काम क्या होता है? जब एम्प्लॉय ऑनबोर्ड होता है, एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड किया जाता है, उसका एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी नंबर बनता है। ठीक है जी, एम्प्लॉय आईडी नंबर बनता है, उसका कार्ड बनता है। उसके बाद उसको पेरोल डिपार्टमेंट पेरोल में ऐड कर देता है, उसके पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में इसकी रिम्यूनरेशन लिखी होती है उसके हिसाब से। ठीक है जी, एम्प्लॉय ऑनबोर्ड हो गया। दूसरा इशू टाइम रिकॉर्डिंग, टाइम पंचिंग। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है टाइम पंचिंग, कि भाई जब एम्प्लॉय ऑनबोर्ड हो गया है तो उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है कि भाई इस बंदे की इतने आवर्स की शिफ्ट है, इतना इसने ओवर टाइम किया है, इतना इसने जो है लेट आया है, सारी वो टाइम रिकॉर्डिंग होती है। तीसरा, एट द टाइम जब मंथ एंड आता है तो पेरोल की कैलकुलेशन होती है कि भाई फला बंदा ने इस टाइम पे ज्वाइन किया था, इतने इसके वर्किंग आवर्स थे, इतने टाइम ये आया है, तो इस हिसाब से आफ्टर टैक्स डिडक्शन इसकी यहाँ पर इतनी सैलरी बननी चाहिए। ठीक है जी, पेरोल कैलकुलेट होता है। जब पेरोल बन जाता है तो वो जाता है भाई पेमेंट ऑथराइजेशन की तरफ। जब पेरोल डिपार्टमेंट फाइनल कर लेता है, वो भेजता है भाई सीनियर फाइनेंस डायरेक्टर को भेजता है कि सर हमने जो है ये फाइनलाइज कर लिया, आप इसको अप्रूव करेंगे तो ये सर्टेन अमाउंट जो है हम एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट में या एम्प्लॉयज़ को कैश में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो वो जाता है पेमेंट ऑथराइजेशन की तरफ। फिर होती है एक रिकन्सिलेशन, क्या पेमेंट भी ऑथराइज हो गई, लेकिन पेमेंट डिस्पैच होने से पहले एक रिकन्सिलेशन और होती है कि भाई टोटल पेरोल इतना बना है और टोटल पेमेंट इतनी जा रही है, ये भी चीज़ें रिकन्साइल करते हैं। तो छोटा सा सिस्टम है कि पेरोल का सिस्टम होता है। अब यहाँ पे क्या मसले निकलते हैं? सर कुछ एम्प्लॉयज़ तो आपके पास परमानेंट होते हैं, उनकी परमानेंट फाइल बनती है, यूनिक आईडी नंबर भी बन जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि यार सीजन आने पर कुछ टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही होती हैं, तो उनका ना तो वो आईडी नंबर जनरेट करते हैं, उनका ना वो आईडी कार्ड बनाते हैं, क्योंकि टेम्पररी एम्प्लॉयज़ ने 1 महीने के लिए आया है, उस पर खर्चा नहीं करते वो लोग। सिर्फ जो है वो जिस डिपार्टमेंट में हायर हो रहे होते हैं उसी डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है या प्रोडक्शन मैनेजर होता है, कुछ भी होता है, वो एक ईमेल करके पेरोल डिपार्टमेंट में उनको ऐड करा देता है कि फला फला बंदों ने हमारे पास ये चीज़ें आए, फला फला बंदा हमारे पास आए हैं, इनको आप पेरोल में ऐड कर लें। ये इशू आपके पास हमेशा से आएगा,
हमेशा से आएगा। जहां पेरोल का सिस्टम आपको टेस्ट हो रहा होगा वहां पर ये इशू आपके पास आता है कि भाई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही, नए एम्प्लॉयज की, टेम्पररी एम्प्लॉयज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही। और अक्सर ये भी होता है कि जो टेम्पररी एम्प्लॉयज होते हैं उनको कैश पे पेमेंट की जा रही होती है, तो उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होती, उनसे बस नाम पूछा जाता है और उनको पेरोल का पैकेट दे दिया जाता है। अक्सर जगहों पे ये डेफिशिएंसी टेस्ट आउट हुई है। ठीक है जी, एक ये हो गया। तीसरा, अटेंडेंस के इशू होते हैं कि भाई जो टेम्पररी एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनका अटेंडेंस का डेटा मेंटेन होता है रजिस्टर में, और बाकी सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्लॉक इन क्लॉक आउट कर रहे हैं, मतलब उनका डेटा जो है कंप्यूटराइज मेंटेन हो रहा है। टेम्पररी एम्प्लॉयज का मेंटेन हो रहा है कहाँ, रजिस्टर में, तो उसको फिर वो कंप्यूटराइज करते हैं, सिस्टम में डालते हैं, वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। तीसरा, ग्रॉस टू नेट पे, यहां पर मसले होते हैं, ये डेफिशिएंसीज आती हैं कि उसको कोई चेक नहीं कर रहा। चौथा मसला क्या है, सबसे कॉमन मसला, कि भाई जब फाइनेंस डायरेक्टर अप्रूव कर रहा होता है, फाइनल पेमेंट अप्रूव कर रहा होता है, तो वो सिर्फ टोटल देखता है पेरोल का, और टोटल देखता है जो बैंक से अमाउंट जा रही है उतना। एक एक एम्प्लॉय को वो चेक नहीं करता, एचआर के डेटाबेस से मैच नहीं करता। हो सकता है किसी एम्प्लॉय को कम ज्यादा जा रही हो, या एक एम्प्लॉय की सैलरी थी, लेट से कि ए की सैलरी थी वो बी को जा रही हो, बी की सैलरी ए को जा रही हो, तो वहां पे कुछ गड़बड़ हो तो वो चीजें आइडेंटिफाई नहीं होती। ये यहाँ पर डेफिशिएंसी टेस्ट आउट हमेशा से होती आ रही है पेरोल डिपार्टमेंट में। तो ये सारे कुछ कॉमन मसले थे पेरोल के, ये कुछ कॉमन मसले थे परचेज सिस्टम के। उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी। अगर यहाँ पे कुछ मसला है तो बताएं बेटा, अभी कोई चीज समझ में ना आई हो, मैं थोड़ा सा तेज हो गया हूं तो बताएं, कोई चीज आपने मिस कर दी। क्लियर है? अच्छा जी, एक सवाल अब हमारे पास आ रहा है जो कि सवाल है कॉमेट पब्लिशिंग। इस सवाल को रीड करना आप लोग शुरू करें, फिर हम इंशाल्लाह इसको ड्राफ्टिंग की तरफ जाते हैं। मैं खुद भी सवाल को रीड करूंगा, आप लोग ये सवाल जरा पढ़ना शुरू करें, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो सब पढ़ सकें। चलें, पढ़ना शुरू करें, बस 2 मिनट में इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जी बेटा, सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? सवाल बेटा पूरा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, पढ़ कैसे लिया? चलिए सवाल हम साथ साथ पढ़ेंगे। अच्छा, जो था वो पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल यहाँ पर आया है, क्या कह रहे हैं भाई, ये पीडीएफ और लेक्चर्स कब मिलेंगे? बेटा ये आज क्या डेट है, 25 तक या 24 तक इंशाल्लाह ये आपको कंप्लीट पोर्टल पे वर्कशॉप अपडेटेड मिल जाएगा अलॉन्ग विद द पीडीएफ, ठीक है जी। चले, एक्सेलेंट स्टूडेंट है, चले आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, जहाँ जिसका कोई फ़ायदा हो रहा हो वहाँ पर हम पीछे नहीं हटते कभी, कोई मसला नहीं, मिल जाएंगे आपको भी। वो सवाल हमने यहाँ पे भी पब्लिश करके रखा है भाई, और यहीं पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे इसकी, तो आसानी रहेगी हमें, ठीक है जी। चले, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? चले स्टार्ट करते हैं भाई फिर। ये तो 6 लोग मौजूद हैं यहाँ पर, सब 6 के 6 का मुझे इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है जी। चले स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉमेट पब्लिशिंग है सवाल, आपकी किट के सवाल है। चले सिनेरियो देखें। इट इज़ 1 जुलाई 2005, you are an audit supervisor of Haley and Co. and you are reviewing the documentation describing Comet Publishing's purchases and payable system. चलो भाई, आ गया परचेज सिस्टम, आ गया। चले, in preparation for the interim and final audit for the year ending 30th September 2005, ठीक है जी, ईयर एंड से बिल्कुल पहले आप ये काम कर रहे हैं। द कंपनी इज अ रिटेलर ऑफ बुक्स एंड हैज 10 स्टोर्स एंड अ सेंट्रल वेयर हाउस which holds the majority of the company's inventory, ठीक है जी। सेंट्रल वेयर हाउस होता है और 10 स्टोर्स है, ठीक है जी। Your firm has audited Comet Publishing for a number of years, such as audit documentation is available from the previous year's file, including internal control flowchart and detailed purchases and payable system notes. As far as you are aware, Comet Publishing's core system of internal control has not changed in the last year, ठीक है जी, चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। The audit manager is keen for the team to utilize existing systems documentation in order to ensure audit efficiency. An extract from the existing system notes is provided below, ठीक है जी। extract क्या कह रहा है आपसे देखें। Store managers are responsible for ordering books for their shop, ठीक है जी। It is not currently possible for store managers to request books from any of the other 9 stores. चलो भाई, सबसे बड़ा डेफिशिएंसी यहाँ पर ये आ रही है, सबसे बड़ी कंट्रोल डेफिशिएंसी है। अच्छा, बेसिकली रिक्वायरमेंट देख लेते करना क्या है भाई। इनके परचेजेस एंड पेबल सिस्टम में से आपने कंट्रोल डेफिशिएंसी निकालनी है, रिकमेंडेशन देनी है और उसको टेस्ट कर लेना है। जो हमारे पास चौथा सिनेरियो आता है एग्जाम में, सबसे मुश्किल वाला सिनेरियो, वही हमने करना है, ठीक है जी। एक हमने निकाल भी ली है। स्टोर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग बुक्स फॉर देयर शॉप। इट इज नॉट करेंटली पॉसिबल फॉर स्टोर मैनेजर्स टू रिक्वेस्ट बुक्स फ्रॉम एनी ऑफ द अदर 9 स्टोर्स। चले भाई, क्या मसला है यहाँ पर?
कि भाई आपके एक स्टोर पे, सपोज करें कि आपका गुलशन में एक स्टोर है, ठीक है जी, कराची गुलशन में आपका एक स्टोर है, और वहां पर कोई किताब आपके पास नहीं है, और आपके पास, आप चेक नहीं कर सकते, ये सिस्टम या मटेरियल आपके पास है ही नहीं, मतलब ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि आप अपने दूसरी किसी ब्रांच से ये चीज कंफर्म कर सके कि भाई आपके पास ये सामान है, तो हम कस्टमर को खाली हाथ ना जाने दें। समझ रहे बात को? तो अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको भेज रहे हैं कि भाई हमारे पास ये चीज नहीं है, आप जाएं हमारी दूसरी ब्रांच जाएं, वहां से मालूम कर लें, और ये फैक्ट है, यहाँ पर देख लें आप। चले आगे भी पढ़ लेते हैं, हम इसको बाद में लिस्ट डाउन करेंगे। कस्टमर्स हु विश टू ऑर्डर बुक्स विच आर नॉट इन स्टॉक एट द ब्रांच विजिटेड आर टोल्ड टू कॉन्टेक्ट द अदर स्टोर्स डायरेक्टली और विजिट द कंपनी वेबसाइट। सर आपके पास कस्टमर चल के आ रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, आप हमारी दूसरी ब्रांच में चले जाएं, हम आपको ऑर्डर करके नहीं दे सकते, या तो आप वेबसाइट पर जाएं या तो आप जो है दूसरी ब्रांच में खुद चले जाएं, हम नहीं मंगवा के दे सकते आपको। तो सर कस्टमर के लिए जब तक आप चीजें आसान नहीं करेंगे तब तक आप सेल्स लूज करते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये डेफिशिएंसी है, लॉस ऑफ सेल्स एंड कस्टमर, बिल्कुल एग्जैक्टली 100%। तो इसको आप यहां पर लिखना शुरू कर दें। एग्जाम में भी आपने ये करना है कि आपको कोई एक डेफिशिएंसी नजर आ रही है तो आप फौरन इसको एक एटलीस्ट लिस्ट डाउन कर लें ताकि आप भूलें ना। ठीक है जी, आपके पास एक थोड़ा सा मटेरियल तैयार हो तो उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। स्टोर मैनेजर्स कैन नॉट ऑर्डर इन्वेंट्री फ्रॉम अदर ब्रांचेस। ठीक है जी, चले एक हमने लिस्ट डाउन कर ली, हमने 5 निकालनी डेफिशिएंसीज। चले एक हमने लिस्ट डाउन कर ली है यहाँ पर। चले जी आगे आते हैं। एज द इन्वेंट्री लेवल्स फॉल्स इन अ स्टोर द स्टोर मैनेजर रेजेस अ परचेज रिक्विजिशन फॉर्म विच इज सेंट टू द सेंट्रल वेयर हाउस। ठीक है, इफ देयर इज इनसफिशिएंट इन्वेंट्री हेल्ड अ सप्लायर रिक्विजिशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंट टू द परचेज ऑर्डर क्लर्क। Oli Dancer for processing. Oli sends any orders above 1000 for authorization from the purchasing director। अच्छा जी, चले जी एक और यहाँ पे डेफिशिएंसी। अच्छा इसका सिनेरियो समझे आप, सिनेरियो समझे जरा। सिनेरियो क्या है कि अगर किसी एक जो स्टोर है उनके पास किसी किताब की इन्वेंट्री खत्म हो जाती है तो वो बेटा वेयर हाउस को फोन करता है कि भाई वेयर हाउस भाई हमें ये किताबें भेज दें। वेयर हाउस अपने पास चेक करता है, उसके पास होती है तो वो भेज देता है, अगर नहीं होती वेयर हाउस के पास भी तो वो इनका एक परचेज क्लर्क है, परचेज ऑर्डर क्लर्क है, ओली डांसर, डांसर भाई को जो है कॉल जाती है और वो फिर आगे सप्लायर को ऑर्डर कर देते हैं। अननेसेसरी परचेजेस एंड फाइनेंशियल लॉस टू कंपनी हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहां पर 2-3 चीजें मुझे समझ में आ रही है कि एक मसला हो सकता है कि भाई एक तो अननेसेसरी इन्वेंट्री, चलो वो तो थोड़ी सी दूर की बात है, उसको तो हम बाद में देखते हैं। ठीक है जी, एक चीज यहां पर ये समझ में आती है जो अननेसेसरी पॉइंट वाला कह रहे हैं कि एक पॉइंट यहां पर ये समझ में आता है कि भाई हो सकता है कि जो इन्वेंट्री आपके एक स्टोर में नहीं है वो आपके दूसरे स्टोर में हो, लेकिन आप डायरेक्ट किसको फोन कर रहे हैं? आप वेयर हाउस को फोन कर रहे हैं। सही, आप सेंट्रल वेयर हाउस को फोन कर रहे हैं, आप दूसरे स्टोर से चेक कर ही नहीं पाते। अब वहां पे वो सामान पड़ा हुआ है तो आप उसको पहले बेचने की बजाय आप सीधा जो है दूसरा ऑर्डर कर देंगे, तो एक्सेसिव कैपिटल आप यहाँ पे फंसा रहे हैं। ये पॉइंट आपका वैलिड हो सकता है यहाँ पर। ठीक है जी, अच्छा जी अब आप आगे आए। $1000 का यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि $1000 से ऊपर का कोई ऑर्डर होता है तो वो ऑथराइजेशन के लिए, परचेज ऑर्डर के ऑथराइजेशन के लिए बेचते हैं। मतलब ये है कि $1000 से वो जितने भी, $1000 से नीचे के जितने भी वो ऑर्डर रेज कर दें, भाई को कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर एक चांस है भाई, डेफिशिएंसी है कि यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस बढ़ रहे हैं। ओली डॉन्सर साहब जो है यहाँ पर फ्रॉड कर सकते हैं, तो खतरा है, डेफिशिएंसी है। लिख दे भाई, ओनली $1000 अबव ऑर्डर्स आर सेंट फॉर ऑथराइजेशन। एक और हमने यहाँ पर डेफिशिएंसी निकाल ली है। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट ये। चले ऊपर आते हैं वापस, आए भाई। रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स आर प्रोसेस्ड बाय वेयरहाउस टीम who agrees the delivery to the purchase order। ठीक है, checking quantity and quality of goods and complete a sequentially numbered goods received note। ठीक है जी, the GRN are sent to the accounts department every 2 weeks for processing। On receipt of the purchase invoice, the supplier from the supplier and accounts clerk matches it to the GRN। The invoice is then sent to the purchase ordering clerk Oli who processes it for payment। अच्छा जी, चले एक और यहाँ पे मसला,
मसला क्या है भाई? मसला क्या है? मसला देखें भाई कि जो बंदा ऑर्डर कर रहा है वो ही पेमेंट कर रहा है। नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। एक्सीलेंट पॉइंट बेटा, एक्सीलेंट पॉइंट। चले जी, सीधा सीधा लिखें, सीधा सीधा लिखें। लैक ऑफ सेग्रीगेशन इन परचेजेस एंड पेमेंट्स। ठीक है जी, इसको किस तरह हम लिस्ट डाउन करते हैं, किस तरह उसको ड्राफ्ट करते हैं, उस पर हम अभी आएंगे। ठीक है जी, अभी हम सिर्फ इश्यूज लिस्ट डाउन कर रहे हैं। अच्छा जी, यहां पर मैंने एक और पॉइंट आइडेंटिफाई किया है, एक और पॉइंट आइडेंटिफाई किया है जो आप लोगों ने मिस कर दिया। इन्हीं लाइंस में जो है एक और पॉइंट है, एक और डेफिशिएंसी है, आप लोगों ने मिस कर दी। सोचे क्या मिस किया है, और बहुत ही की पॉइंट है, सोचें। 2 वीक पॉइंट, चलो वो भी डेफिशिएंसी है लेकिन इतनी बड़ी डेफिशिएंसी नहीं है। टाइम टेकन इज लॉन्ग। सबने एक पॉइंट मिस कर दिया है भाई, सबने एक पॉइंट मिस कर दिया है, सबने पॉइंट मिस किया है, बड़ा एक अहम पॉइंट मिस किया है। चले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मेरी एक दुकान है, मेरी एक शॉप है। आप मेरे पास आते हैं, ठीक है जी। GDN इज नॉट कंपेयर्ड विद परचेज ऑर्डर। परचेज करता है भाई, मैच करता है भाई। जो आपके पास सामान आया है, परचेज ऑर्डर जो था उससे क्वांटिटी क्वालिटी मैच करता है, ये चीज होती है। GDN तो है जब आप सामान किसी को बेचते हो, जब आप रिसीव कर रहे हो तो GRN होती है। GRN यहाँ पर मैच हो रही है, तो ये काम तो हो रहा है, हारिस ये काम हो रहा है। अब आप एग्जाम्पल ले भाई कि मेरे पास मेरी एक शॉप है, आप मेरे पास आए, ठीक है जी, आप मेरे पास आए और आपने एक मुझसे फला एक आइटम की रिक्वायरमेंट करी कि सर उमर हमें ये चीज़ ला के आप दे दें। मैंने देखा मेरी दुकान में वो सामान नहीं था। मैंने अपने वेयरहाउस में फ़ोन किया कि भाई वेयरहाउस भाई, ये सामान आपके पास है? तो वेयरहाउस ने भी कहा यार नहीं, ये ऑर्डर करना पड़ेगा। हम जो है ओली डांसर साहब को फ़ोन करते हैं। तो ओली डांसर साहब ने जो है वो क्या किया भाई, सामान ऑर्डर कर दिया, सामान आ गया, वो चेक हो गया, वो सब चीज़ें चली गई, पेमेंट के लिए चली गई। लेकिन किसी ने क्या मुझे बताया, किसी ने मुझे बताया कि भाई ये सामान आ चुका है? मुझे किस तरह पता चलेगा कि भाई जो रिक्वायरमेंट मैंने ऑर्डर की थी, जो मैंने रिक्वेजिशन रेज की थी, कि वो सामान आ चुका है? जब तक मुझे कोई नहीं इन्फॉर्म करेगा, मैं कस्टमर को किस तरह दूंगा वो? बात समझ में आई? कहीं लिखा हुआ है कि भाई जहां से ऑर्डर इनिशिएट हुआ था उन बंदों को भी GRN जा रही है, GRN की कॉपी जा रही है। पैकिंग स्लिप इज नॉट शेयर विद। अबे भाई कहाँ जा रहे हो आप? मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से शुरू हो रहे हो? हारिस भाई मौके की मुनासबत को समझो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक बंदा मेरे पास आया था, उसने मेरे पास से कोई चीज़ ऑर्डर की, मेरी दुकान में वो चीज़ नहीं थी, मेरे स्टोर में वो चीज़ नहीं थी। अब मैंने उससे कहा कि भाई मैं आपको मंगवा के दे दूंगा, ठीक है जी, मैं आपको मंगवा के दे दूंगा, आप मुझे कुछ एडवांस दे दें या मुझे आप कोई चीज़ लिख के दे के चले जाए, मुझे कुछ आप टोकन दे के चले जाए, मैं आपको मंगवा के दे दूंगा, ठीक है जी, मेरा गारंटीड कस्टमर है वो। अब हो क्या रहा है कि मैंने उस सामान के लिए अपने वेयरहाउस में रिक्वेजिशन डाली, वेयरहाउस में नहीं थी, तो उन्होंने एक्सटर्नल सप्लायर से मंगवाई। अब हो क्या रहा है कि वो सामान जब आ रहा है, वो परचेज जिसने ऑर्डर किया है जिस बंदे ने, उसके पास उसकी GRN जा रही है, ठीक है जी, ओली डांसर के पास जा रही है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जा रही है। लेकिन जहां से इनिशिएट हुई थी, जहां से वो रिक्वेजिशन इनिशिएट हुई थी मेरे पास से, मुझे कोई नोटिफाई नहीं कर रहा कि भाई वो सामान आ चुका है। आप काइंडली कस्टमर को बुलाएं और उसको टाइम कमिट करें कि भाई इस टाइम पे आके आप पेमेंट करके सामान ले जाएं। अगर आप मुझे नहीं बता रहे तो मैं सेल्स कंप्लीट किस तरह करूंगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा है कि भाई GRN की भी 3 कॉपीज होनी चाहिए थी। एक जहां से ऑर्डर इनिशिएट हुआ है, रिक्वेजिशन इनिशिएट हुई, वहां जाएगी, एक जाएगी जिसने ऑर्डर किया है, एक वेयरहाउस में जमा होगी, एक अकाउंट्स में जाएगी, तो 3-4 कॉपीज इसकी होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? बात क्लियर है? दोबारा से समझे यार, आप लोग समझे ही नहीं पॉइंट को समझे ही नहीं आप लोग, ठीक है जी। यहां पे देखें, एज द इन्वेंट्री लेवल्स फॉल्स इन अ स्टोर, द स्टोर मैनेजर रेसेस अ परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म विच इज सेंट टू द सेंट्रल वेयरहाउस, ठीक है जी, सेंट्रल वेयरहाउस में जा रहा है। इफ देयर इज इनसफिशिएंट इन्वेंट्री हेल्ड, अ सप्लायर रिक्वेजिशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंट टू द परचेज ऑर्डर क्लर्क, ठीक है जी। अगर वेयरहाउस के पास भी इन्वेंट्री नहीं होती तो वो परचेज क्लर्क को बोलते हैं कि भाई ये सामान लेकर आ जाओ, वेयरहाउस में भी नहीं है, तो सामान आ रहा है, वेयरहाउस में आ रहा है सामान, ठीक है जी, इनवॉइसेस जा रही हैं अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में, लेकिन किसी ने इन बंदे को भी बताया, जो मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, किसी ने इसको बताया कि भाई वो सामान आ चुका है, जो आपने ऑर्डर किया था वो सामान आ चुका है। बात समझ रहे हैं? तो जब तक उसको नहीं बताएंगे सेल्स किस तरह मैच्योर होगी? चले ये भी हम एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं पॉइंट, ठीक है जी। एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, चले ऊपर आए भाई, आगे देखते हैं। The finance director is given the total amount of payment list, which is then authorized
एंड बैंक पेमेंट्स आर प्रोसेस ड्यू टू स्टाफ। अच्छा, बैंक पेमेंट्स आर प्रोसेस, ठीक है जी, यहाँ तक रुक जाए। ये भी एक डेफिशिएंसी है कि फाइनेंस डायरेक्टर को सिर्फ टोटल पेमेंट की लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि सर टोटल पेमेंट इतनी करनी है, ब्रेक डाउन नहीं दिया जा रहा। अब इसमें कुछ फिक्टिशियस हो पेमेंट्स हो या कुछ डबल पेमेंट्स हो तो किस तरह आइडेंटिफाई करेगा? वो तो सिर्फ टोटल देख रहा है। बिल्कुल, चले जी, चले जी। एक और चीज हो गई, कितने हो गए भाई हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 डेफिशिएंसीज हो गई हैं, लेकिन सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सवाल कंप्लीट करेंगे भाई, देखें। ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेजेस इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशंस आर नो लॉन्गर परफॉर्म्ड। ये भी एक डेफिशिएंसी है भाई। ये भी क्या है? डेफिशिएंसी है कि जिनसे आप सामान मंगवाते हैं, जो आपको सामान दे रहे हैं, उनसे आप जो है हिसाब किताब नहीं मिला रहे, उनसे आप एसओएस नहीं मिला रहे। एसओएस क्या है बेटा? लेजर्स कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है एसओए को। आमतौर पर इसको लेजर कहा जाता है। ये प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री में कि मंथली या क्वार्टरली आप अपने कस्टमर्स के साथ और आप अपने सप्लायर्स के साथ एक हिसाब किताब मैच करते हैं कि भाई मेरे हिसाब से आप कितने पैसे बनते हैं, आप अपना हिसाब किताब दिखाएं। जो डिफरेंसेस होते हैं उसको रिकंसाइल किया जाता है। तो होता क्या है कि आपका एक अकाउंट्स पेबल का, अकाउंट रिसीवेबल का हिसाब किताब, उनके रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन होते हैं, अपडेटेड होते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है? स्टाफ की शॉर्टेजेस है तो सप्लायर की रिकंसिलेशन नहीं हो रही। इन केस यहां पर कोई एरर्स हुए, कोई मिस्टेक्स हुई, तो आपका अकाउंट्स पेबल का डेटा, लायबिलिटीज का डेटा आपका इफेक्टिव नहीं है, सही नहीं है, हो सकता है इनएक्यूरेट हो। चले जी, यहां पर हम चले हमसे 5 मांगी गई, हम इसको 6 दे देंगे, कोई मसला नहीं है, एक एक्स्ट्रा दे देंगे। सप्लायर स्टेटमेंट्स आर नॉट रिकंसाइल्ड। चले जी, हमें अपनी डेफिशिएंसीज मिल गई हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो बेटा जब भी हम यहाँ ड्राफ्टिंग करते हैं, जब भी हम ऐसे सवाल को जहां पर हमसे कंट्रोल डेफिशिएंसीज, रिकमेंडेशन और टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछा जाता है, या हमसे कोई सिर्फ कंट्रोल रिकमेंडेशंस और डेफिशिएंसीज पूछी जाती है, तो हम करते क्या? ड्राफ्ट किस तरह करते हैं उसको बेटा? सबसे पहले हम इशू इन हैंड को समझाते हैं कि यार इशू इन हैंड है क्या। हमने क्या किया, यहाँ पर इश्यूज समझा दिए हैं। जो इश्यूज हमारे पास थे, जो डेफिशिएंसीज थी, उनको हमने लिस्ट डाउन कर दिया, समझा दिया है। उसके बाद क्या होता है? इमीडिएटली उसी के नीचे हम इसका रिस्क बयान करते हैं कि भाई ये डेफिशिएंसी है, इससे खतरात क्या लागू हो सकते हैं, इससे क्या एरियाज आपके इफेक्ट हो सकते हैं, क्या चीजें इफेक्ट हो सकती हैं, ये चीजें हम लिस्ट डाउन करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, सबसे पहले हमने डेफिशिएंसी बता दी उसको कि ये डेफिशिएंसी है। उसके बाद उसके नुकसानात फौरन हम बताते हैं। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट कॉलम में हम जाते हैं, एक सूटेबल रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई ये जो मसला आपके पास है, अगर आप हमारी ये सलाह माने तो इससे ये मसला हल हो सकता है या एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक आ सकता है। ठीक है जी, आपका रिस्क जो है वो कम हो सकता है। फिर अगर ये बंदा ये बात मान लेते हैं, कंपनी बात मान लेती है, तो ऑडिटर इस सिस्टम को टेस्ट किस तरह करेगा, वो एक हम टीओसी यहां पर लिखते हैं, प्रोसीजर बताते हैं किस तरह हम कर सकते हैं इसको, वो हम वहां पर ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। चले जी, सबसे पहले मसला क्या था? स्टोर मैनेजर्स कैन नॉट ऑर्डर इन्वेंट्री फ्रॉम अदर ब्रांचेस। ये मसला है, इसका नुकसान क्या होगा? दिस कुड लीड टू लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड दिस could also mean the customer needs are not being put on priority, which might cause customer dissatisfaction, which can create a negative image in public। चले, बात समझ में आती है? इससे क्या हो सकता है? आपकी एक नेगेटिव इमेज जा सकती है मार्केट में। इससे क्या हो सकता है? लॉस ऑफ रेवेन्यू तो है ही है कि भाई अगर वो बंदा, उसको बहुत ज्यादा नीड होगी तो वो आपके किसी और स्टोर पे चला जाएगा या तो वेबसाइट पे जाएगा, नहीं तो हो सकता है वो कॉम्पिटिटर के पास चला जाए। चले भाई, आपके पास नहीं है, बराबर में आपका जो है कॉम्पिटिटर की दुकान खुली हुई है, मैं वहां से जाके ले लेता हूँ। मैं आपके दूसरे स्टोर जो 10 किलोमीटर दूर है, मैं वहां नहीं जा रहा भाई, मैं वेबसाइट पे नहीं जाके ऑर्डर कर रहा, मैं वेट नहीं करूंगा 2 दिन से वेबसाइट से मेरे पास सामान है, मैं बराबर में से सामान ले लेता हूं जाके। ठीक है जी, तो आपका लॉस ऑफ रेपुटेशन भी है, लॉस ऑफ रेवेन्यू भी है। तो रिकमेंड क्या करेंगे आप बताएं क्या रिकमेंड कर सकते हैं यहाँ पर? चले जी, आप लोग माशाल्लाह से सारे ऑडिटर्स बन चुके हैं, कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, क्या रिकमेंड करेंगे यहाँ पर कि रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए? अलाउड ऑर्डर बुक्स फ्रॉम अदर स्टोर, प्रॉपर ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री लेवल।
बेटा उससे ये मसला कैसे हल होगा? इन्वेंट्री लेवल तो आप ट्रैक कर लोगे, लेकिन एक स्टोर दूसरे स्टोर से ऑर्डर नहीं कर पा रहा, वो मसला कैसे हल होगा? चले, आपके सजेशन को भी हम खान भाई, आपके सजेशन को भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। चले, रिकमेंडेशन देखिए बेटा, इंट्रा स्टोर ordering system should be established which allows the store managers to check and order inventory from other stores in nearby locations। ठीक है जी, आपके पॉइंट को भी हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि भाई वो इन्वेंट्री को ट्रैक भी कर सके कि भाई हमारे पास तो नहीं, किसी और हमारे स्टोर के पास ये इन्वेंट्री है, और वहां से ऑर्डर भी कर सके। दोनों पॉइंट हमने कवर कर लिए। ठीक है जी, अब इसको टेस्ट किस तरह करेंगे? टेस्ट किस तरह करेंगे भाई? ऑडिटर शुड चेक फॉर इंट्रा स्टोर कम्युनिकेशन एंड रिव्यू एविडेंसेस that intra-store orders were made, which then eventually fulfilled the requirements of customers। भाई आप इंट्रा स्टोर को सिस्टम बनाओगे तो जाहिर है उसकी भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, कुछ तो आप ईमेल करोगे या कुछ फॉर्म भेजोगे। तो ऑडिटर क्या करेगा भाई? ऑडिटर कहेगा अच्छा भाई आपके यहाँ पर ये होता है, इंट्रा स्टोर ट्रेडिंग होती है, तो भाई उसका डॉक्यूमेंटेशन दे दें, हम चेक कर लेते हैं कि किस वक्त पे क्या सामान गया है, किस स्टोर से किसी दूसरे स्टोर पे गया है, और क्या वो कस्टमर तक पहुंचा भी या नहीं। तो ऑडिटर उसको चेक कर लेगा। ये हो गया बेटा आपका टीओसी। ठीक है, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है बेटा? ठीक है जी, कोई भी चीज किसी कंपनी में कोई भी चीज होती है, प्रॉपर चीज होती है, ऑफिशियल चीज होती है, तो वो डॉक्यूमेंट जरूर होती है बेटा। ठीक है जी, चले आगे आए। अच्छा जी, अगला मसला हमारा क्या था? अगला मसला क्या था? ओनली 1000 अबव ऑर्डर्स आर सेंट फॉर ऑथराइजेशन। सिर्फ 1000 से ऊपर के ऑर्डर्स जो है वो ऑथराइजेशन के लिए भेजे जा रहे थे। ऑर्डर्स बिलो $1000 आर नॉट regulated and unchecked. This might lead to unauthorized or unnecessary purchases being made। ठीक है जी, चलो ये आपके पास इशू था, आपने क्या किया, उसका रिस्क बता दिया। अब रिकमेंडेशन क्या देंगे आप इसको? रिकमेंड क्या करेंगे? एवरी ऑर्डर no matter the amount should be sent for approval from the purchase department head to make sure the proper utilization of company resources। ठीक है जी, अब आपने रिकमेंडेशन दे दिया कि भाई हर ऑर्डर जो है वो अप्रूव होना चाहिए, चाहे जितना भी छोटा ऑर्डर हो अप्रूव होना चाहिए। ठीक है जी, चले अब ऑडिटर इसको टेस्ट किस तरह करेगा? ऑडिटर किस तरह टेस्ट करेगा भाई? रिव्यू ऑर्डर्स ऑन अ सैंपल बेसिस, सम अबव $1000 एंड सम बिलो $1000 एंड मेक श्योर they were signed and approved by the relevant authorized person। ठीक है भाई, ये आपके पास ट्रस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया कि भाई आप चेक कर लेंगे सैंपल बेसिस पे, कुछ 1000 से ऊपर के आप ऑर्डर्स उठा के देख लें, सैंपल बेसिस पे कुछ 1000 से नीचे के उठा के देख लें। अगर सब पे रेलिवेंट बंदे ने अप्रूव किया है, साइन किया है, मतलब आपका कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है, जो आपकी रिकमेंडेशन थी वो इफेक्टिवली यहां पर अप्लाई कर दी गई है। अच्छा जी, लैक ऑफ सेग्रीगेशन इन परचेजेस एंड पेमेंट। जो परचेज क्लर्क था वही जो है ऑर्डर दे रहा था, वही परचेज के ऑर्डर दे रहा था, और पेमेंट के लिए उसी के पास अकाउंट्स पेबल का क्लर्क जो है उसी के पास पेमेंट के लिए भी फॉरवर्ड कर देता था, वही आगे पेमेंट करता था। दिस अथॉरिटी ऑफ परचेजेस एंड पेमेंट्स गिवन टू just one single person
ओली डांसर भाई can lead to fictitious purchases being made or other fraud risk increases। ठीक है जी, चले अब इसको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं भाई। देयर शुड बी सेपरेट पर्सन प्लेसिंग द परचेज orders and the payment should be processed by the accounts payable department rather than the purchase department। ठीक है जी, पेमेंट कहाँ से इनिशिएट हो भाई, अलग जगह से इनिशिएट हो। ऑर्डर भले भाई ओली डांसर साहब दे दें, लेकिन पेमेंट करने वाले अकाउंट्स पेबल वाले ही बंदे हों, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ही बंदे हों, परचेज डिपार्टमेंट वाले पेमेंट ना कर रहे हो। ठीक है जी, ये आपने रिकमेंडेशन दे दिया। ऑडिटर किस तरह टेस्ट करेगा बेटा, ऑडिटर टेस्ट किस तरह करेगा भाई। ऑडिटर शल ट्रेस द पेमेंट एविडेंसेस एंड इंश्योर दैट दे वर फाइनली approved and processed by the accounts department rather than purchase department। ठीक है जी, ऑडिटर जो है पेमेंट के एविडेंसेस ट्रेस कर लेगा कि भाई ये जो चेक अप्रूव हुआ है, ये चेक जो फाइनलाइज हुआ है, इस पे साइन किस डिपार्टमेंट के है, स्टैम्प किस डिपार्टमेंट के, क्या परचेज डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूव किया कि फाइनल सप्लायर को दिया है, या जैसा होना चाहिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने दिया है। ठीक है जी, तो एक चीज यहां पर इसकी ये हो गई। आगे आए भाई, चले जी, यहां पर क्या इशू था, GRN इज नॉट सेंट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिक्विजिशन वाज इनिशिएटेड फ्रॉम। चले जी, इसको भी लिख लेते हैं भाई, हमने यहाँ पर डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई कर ली थी, इसको हम ड्राफ्ट भी कर लेते हैं। स्टोर मैनेजर्स हु इनिशियली रेज्ड द रिक्विजिशन remain unaware that the required inventory is received. If they are not timely informed, they might not be able to fulfill their commitments with the customers, which might lead to loss of both revenue and reputation। ठीक है जी, चले जी, अब इसको रिकमेंडेशन क्या करेंगे भाई, रिकमेंड क्या करेंगे। देयर शुड बी 4 कॉपीज ऑफ GRNs। ठीक है, 1 शुड बी विथ द वेयरहाउस, 1 of the copies shall remain with purchase department, 1 should be sent to accounts department, and the last copy shall be provided to the store manager who has initiated the order in the first place। अब भाई बात आ गई कि रिकमेंडेशन आपने दे दी, इसको ऑडिटर टेस्ट किस तरह करेगा। ऑडिटर बताए भाई, आप लोग बताएंगे, आप लोग सो रहे काफी टाइम से। ऑडिटर टेस्ट किस तरह करेगा कि रिकमेंडेशन जो है अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, प्रॉपरली चल रही है नहीं चल रही, सिस्टम है एक्टिव है नहीं है, ऑडिटर किस तरह टेस्ट करेगा। ट्रेस बैक द GRNs, बिल्कुल ठीक है, चलिए जी लिख लेते हैं। Auditor shall review sample of purchase orders and GRNs and make sure there were 4 copies which were provided to all relevant departments by checking the receipts of GRN from each relevant department। अच्छा जी,
एक प्रैक्टिस आप लोगों को मार्केट की बता दूं, जब भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है ना, लेट सपोज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट एचआर को कोई डॉक्यूमेंट भेज रहा है, तो वो हमेशा दो कॉपीज भेजता है। ठीक है जी, एक होता है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, दूसरा उसकी कॉपी होती है फॉर रिसीविंग, कि भाई फला तारीख को हमारी तरफ से ये डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो चुका है। उसी तरह जैसे कि अगर वेयर हाउस को जीआरएन भेजनी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, तो एक तो वो जीआरएन की कॉपी भेजेगा, और एक उस कॉपी की भी कॉपी होगी जिसपे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वो रिसीविंग लेगा कि भाई हमने इस तारीख को आपको ये जीआरएन दे दी है, तो लिहाजा अगर आप टाइम पे पेमेंट प्रोसेस ना कर पाए तो हमें ब्लेम मत कीजिएगा, हमने अपना काम आपको कर दिया था, हमने जो अपना हमारे एंड से काम था हमने आपको दे दिया। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने आप पेमेंट इसलिए प्रोसेस नहीं की, हमारे पास स्टोर से जीआरएन ही नहीं आई थी। अक्सर जो फिर ये टोपी ड्रामे के गेम होते हैं ना, इससे बचने के लिए क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, या तो चीज़ें ईमेल पे भेजी जाती हैं, या तो अगर पेपर के फॉर्म में भेजी जा रही है, पेपर ट्रेल उसकी है, तो रिसीविंग लाजमी ली जाती है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है भाई, सैंपल परचेज ऑर्डर्स और जीआरएन देख सकता है कि भाई सारे रेलिवेंट बंदों को ये जीआरएन टाइम पे डिलीवर हो गई थी, जीआरएन की कॉपी मिल गई थी, उनकी रिसीविंग चेक कर लेगा, या अगर ईमेल पे भेजी गई है तो ईमेल की ट्रेल चेक कर लेगा। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा पॉइंट। इसी तरह होता है जो काम कर रहे हैं फील्ड में बंदे जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, वो वेरीफाई कर सकते हैं, इस बात को अटेस्ट कर सकते हैं कि इसी तरह रिसीविंग ली जाती है हर डिपार्टमेंट में। ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल हर बात पे ईमेल की जाती है बेटा। अभी भी पाकिस्तान में तो कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पेपर के भूखे एक एक साइन ली जाती है। पेपर पे होता है, ईमेल पे तो होता ही है, पेपर पे भी लाजमी साइन होते हैं। ऐसे पता नहीं दिन में कितने डॉक्यूमेंट्स हम साइन कर दिया करते थे यार, ड्राइवर अपने साथ लेके जाता है बिल्कुल। जी भाई, होता है। बाहर से भी कोई बंदे आते हैं ना, जैसे बाहर से कोई डॉक्यूमेंट, अच्छा जी आपके ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट पहुंचा दिया है, ये हमें कोई मिला नहीं, तो ये उमर साहब है इन्होंने रिसीव कर लिया, चले जी दे दिया। जो सामने नजर आया उनसे भी रिसीविंग लेके चले आते हैं, ऑफिस बॉय से रिसीविंग लेके चले आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दिया, हाँ आपके ऑफिस में ये बंदा होता है, इनको जो है वो हैंड ओवर हमने कर दिया। नहीं भाई कोई मसला नहीं है यार, करें आप और हम सिफ्तारी करें। आखिरी कुछ 2 पॉइंट हमारे रह गए, उनको हम कवर कर लेते हैं। हाँ बेटा हर जगह होता है, हर जगह होता है। देखिए हमें सब बंदों को कवर करना है ना, हमने सब जगह को कवर करना है, हमने जो है सब जगह को कवर करना है। अब आप जब मार्केट में बाहर जाएंगे ना, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको मुझे दोनों सिचुएशन के लिए रेडी करना है, समझ रहे बात को। बाहर भी इस तरह होता है बेटा, बाहर भी इस तरह होता है। पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप देख लें तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो अभी भी पेपर ट्रेल मेंटेन करती हैं। ईमेल पे सब होता है, डिजिटली सब होता है, लेकिन अभी भी पेपर ट्रेल मेंटेन की जाती है। बात समझ में आ रही है। चले, इसकी रिकमेंडेशन भी हो गई। चले भाई, क्या कह रहा है भाई अगला रिस्क क्या है हमारे पास, अगली डेफिशिएंसी क्या है। फाइनेंस डायरेक्टर इज ओनली चेकिंग द टोटल ऑफ पेमेंट लिस्ट। ठीक है जी, सिर्फ टोटल चेक कर रहा है। दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ fictitious suppliers being paid as the details of vendors and their relevant documents are not being checked. Also, this increases the chances of dual payments, duplicate payments कर लेते हैं इसको, duplicate payments being made in error। ठीक है जी, डुप्लीकेट पेमेंट के भी चांसेस हो सकते हैं भाई, इसमें फिक्टिशियस सप्लायर्स भी आ सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। उसका फ्रीक्वेंट पूछने का रीज़न एंड सेशन में एक्सप्लेन करेंगे ऑन वॉइस। ठीक है भाई कर लेते हैं, चले जी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। चले भाई आज भाई रिकमेंडेशन देखें। रिकमेंडेशन क्या होगी भाई, रिकमेंडेशन देखें। देयर शुड बी अ सेपरेट रिव्यू ऑफ द पेमेंट लिस्ट बीइंग कैरीड on by a responsible official only after confirming the authenticity of the payment list. Then it should be sent to the finance director for payment approval। भाई यहाँ पर रिकमेंडेशन ये होता है कि भाई फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो एक एक चीज़ को रिव्यू नहीं कर सकता, भाई सीनियर लेवल का बंदा है, तो एक थोड़ा सा
उससे थोड़ा सा एक लेवल कम वाला बंदा, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पेमेंट लिस्ट को थॉरली रिव्यू कर ले कि भाई वेंडर्स क्या है, वेंडर्स कौन कौन से हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर ले। जब उसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाए कि भाई ये जो चीज़ बनी है, पेमेंट लिस्ट बनी है, ऑथेंटिक बनी है, फिर वो फाइनेंस डायरेक्टर को जो है वो आगे फॉरवर्ड करे। चलिए जी, इसको टेस्ट किस तरह करेंगे? टेस्ट किस तरह करेगा ऑडिटर? ऑडिटर कैन ऑडिट द डॉक्यूमेंट trail and ensure that the payment list was first reviewed by a responsible officer, then sent to finance director for final approval by checking their digital footprint and their digital signatures। ठीक है जी। ऑडिटर जो है वो डॉक्यूमेंट की ऑडिट ट्रेल को देख सकता है। जैसे कि मेरे पास सिस्टम में होता यह है, सिस्टम में सारा काम चल रहा होता है। सिस्टम में हमारे पास पेमेंट लिस्ट आती है, मैं देखता हूं कि भाई फला जो है वेंडर्स की जा रही पेमेंट जा रही, उसके साथ उसके जो है वो GRN अटैच्ड है, परचेज ऑर्डर अटैच्ड है, इनवॉइस अटैच्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो मैं उसको जाके अप्रूव कर दूंगा कि भाई मेरे एंड से, मैं एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूँ, मेरे एंड से ये लिस्ट फाइनल है, मैं इसको अप्रूव करूंगा तो वो जाएगी फाइनेंस डायरेक्टर के पास फाइनल पेमेंट के अप्रूवल के लिए। तो ऑडिटर क्या कर सकता है? वो ऑडिट ट्रेल को चेक कर सकता है कि भाई ये प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रही है या नहीं आ रही। अगर मैंने इसको अप्रूव किया है तो मीन्स मैंने इसको रिव्यू किया है, फिर ये जा रही है फाइनेंस डायरेक्टर के पास फाइनल अप्रूवल के लिए। ठीक है जी, इसका रिकमेंडेशन हो गया। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट यहाँ पे था, सप्लायर स्टेटमेंट्स आर नॉट रिकनसाइल्ड। ठीक है जी, सप्लायर की स्टेटमेंट्स रिकनसाइल्ड नहीं हो रही, इससे नुकसान क्या होगा? देयर इज अ फेयर चांस दैट बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर रिकन्सिलिएशन taking place, the accounts payable data may be inaccurate। ठीक है जी, वो inaccurate होगा। चले, अब उसको रिकमेंडेशन हम क्या देंगे भाई? रिकमेंडेशन क्या देंगे? रेगुलर रिव्यू ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट्स shall be done to ensure there are no errors and accounts payable data is up to date at least every month। ठीक है जी, एटलीस्ट हर मंथ इसका एक बार रिकन्सिलेशन हो रही हो, ये आप रिकमेंडेशन इसको दे सकते हैं। अब ऑडिटर चेक किस तरह करेगा भाई? ऑडिटर कैन चेक अ सैंपल ऑफ सप्लायर्स स्टेटमेंट्स reconciliations and check for the sign and date to ensure they were done on a timely basis। ठीक है भाई, ये हमने दे दिया इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑडिटर इस तरह इसको चेक कर सकता है। जी भाई, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? जो हमने सारे रिकमेंडेशंस दिए, ठीक है, जो सारे हमने TOC दिए, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया? जी भाई, सारे बच्चे बताएं। एक आध बच्चा बीच में गायब भी हो गया है, जहन चला गया, चलो कोई बात नहीं, मसला नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में बस यहाँ तक हम रखेंगे। कल इंशाल्लाह थोड़ा सा हम लंबा सेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे का सेशन वो होगा। 9 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, फिर जितना भी हमें टाइम लगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और ऑडिट रिस्क हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, ताकि आप लोगों को भी टाइम मिल सके। चले, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। रिकॉर्डिंग में हम कर रहे हैं स्टॉप।